नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। शराबबंदी से तकरीबन 58 लोगों की मौत हो चुकी है, ये ऑफिशियल डाटा है। और मौत के बाद एक तो नीतीश कुमार का बयान आता है कि पियोगे तो मरोगे ही। ये बयान बिहार के साथ साथ पूरे देश में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष एक तरफ नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं आरजेडी और जेडीयू लगातार बचाव की स्थिति में बनी हुई है। हमारे साथ चर्चा में चंदन सिंह जी जुड़ गए हैं, रमेश तिवारी जी जुड़ गए हैं, आगे चलकर राजीव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अमिताभ भूषण भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रमेश तिवारी जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि यही बयान नीतीश कुमार ने तकरीबन 4-5 महीने पहले गोपालगंज ट्रेजिडी पर भी दी थी, लेकिन उस वक्त ये कह दिया गया, उस वक्त इस बात का बहुत ज्यादा इशू नहीं बना। और अभी क्या नीतीश पीएम को चैलेंज करने वाले इसलिए ज्यादा चर्चाओं में है नीतीश का ये बयान? हर जगह टारगेट हो रहे हैं। जो रीजनल मीडिया उसको तो छोड़ दीजिए, नेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब जो सिचुएशन ये है सुकन्या, अब पहले वाली बात नहीं है। पहले उन्होंने अब वो चूंकि वो गठबंधन उन्होंने आरजेडी के साथ किया है और शराबबंदी को लेके आरजेडी काफी हमलावर रही है। तो और वो अब पीएम के उम्मीदवार उन्होंने उनको किसी और ने घोषित नहीं किया, उन्होंने स्वयं को घोषित किया है। वो ये मना करें कि मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूं, नेता ऐसे ही बोलते ही हैं, लेकिन वो अपनी मतलब उम्मीदवारी का दावा वो कर चुके हैं और कई जगह घूम घूम भी लिए हैं और ये भी कह रहे हैं कि मेरी बात अगर विपक्ष ने मानी तो हम बीजेपी मुक्त भारत कर देंगे। तो ये दावा वो खुद ही कर रहे हैं। ऐसे में उनपे सारा लाइमलाइट आ जाएगा और नेचुरल है, ये बिल्कुल है मीडिया। दूसरा ये है कि शराबबंदी को लेके काफी दिनों से गुस्सा है, आज की बात नहीं है। जब वो बीजेपी के साथ भी थे, बीजेपी भी हमलावर थी, संजय जायसवाल कई बार बयान दे चुके हैं। बल्कि बीजेपी और आरजेडी जो आरजेडी आज उनके साथ सत्ता में है, तब जब वो सत्ता में बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी हमलावर थी। आज वो आरजेडी के साथ है तो आरजेडी के, हम जेडीयू की बात ही नहीं कर रहे हैं, आरजेडी के एमएलए सुधाकर सिंह, रामानुज प्रसाद, आप ये कैमरे पे बोल रहे हैं। आप ये सोचिए कि एमएलए अगर कैमरे पे आके बोले अपनी ही सरकार अपनी गठबंधन के खिलाफ, तो ये मतलब है कि लोगों में नाराजगी है। लोगों में उस शराबबंदी जब शुरू हुई थी, हम बार बार कह रहे हैं, वो एक अच्छी मंशा थी। अब जो है 3-4 साल में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ना वो इम्प्लीमेंट ठीक से हो पा रहा है, ना वो, बल्कि वो करप्शन भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है, पैरेलल इकोनॉमी बन चुकी है, स्मगलिंग का के रास्ते हैं। लोग प्रशासनिक अधिकारी जो है पूरा पूरा उसमें लगा हुआ है पैसे उगाही करने में। इसके अलावा एक पैरेलल इंडस्ट्री मतलब बेरोजगारी दूर करने का एक माध्यम बन गया है गांव कस्बों शहरों में, छोटे छोटे वो। और शराब पहले की तरह ही खूब मुफ्त मिल रही है। पहले के दिनों में वो कड़ाई से लागू हुई नियम, तो वो 2-3 साल बड़ी मुश्किल थी और उसका असर भी पड़ा व्यापक। महिलाएं भी खुश थी कि चलो उनके पति आके उनको उनके साथ हिंसा नहीं कर रहे हैं शराब पी के। लेकिन वक्त के साथ जैसे से बात आगे बढ़ी, वो सारी चीजें वापस आ गई। अब नीतीश ये कह ले कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं इसलिए मुझ पे हमला हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। शराबबंदी उनका, उन्होंने ये कह के वो मतलब इतिहास के पन्नों में अपना नाम बड़ा अमर और अजर करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने गांधीयन फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए शराबबंदी लागू की। लेकिन जब आप देखिए, यू टर्न सिर्फ राजनीतिक स्टैंड में नहीं लेते हैं नीतीश कुमार, अपने पॉलिसीज में भी लेते हैं। जब शराबबंदी हुई थी उसके 1 साल पहले कम से कम 3800-4000, मुझे याद है, पूरे बिहार में नए ठेके खुले थे। गली गली में, जो विपक्ष कहता था उस वक्त कि गली गली में, कस्बों कस्बों में शराब की दुकानें खोल दी गई। तो उसमें क्या हुआ, उसको फिर उन्होंने यू टर्न लिया और शराबबंदी कर दी। तो एक्सट्रीम, देखिए पॉलिसी में या किसी भी नियम में आप एक्सट्रीम पे जाएंगे तो दिक्कत होती है। एक तो एक्सट्रीम ये था कि आप बिल्कुल शराब जगह जगह बेच रहे थे गली गली, और आपने शराबबंदी कर दी, तो फिर उसके नतीजे बुरे होते हैं। और अब तो बहुत स्थिति खराब हो गई है तो उनको, लेकिन दिक्कत ये आ रही है, नीतीश कुमार ये मानने को तैयार नहीं है कि वो जिद पकड़े हुए हैं। वो जिद में है कि नहीं, वो बिल्कुल भी डिनायल में है। वो डिनायल वाले, अब उसमें वो नहीं, मुश्किल ये है कि जहरीली शराब से अब ये लोग 53 लोग, डेटा आज मैं सवेरे अभी देख रहा था, 53 लोगों की मौत हुई 58 है। है सर, ऑफिशियल डाटा आईटीजी ग्रुप का 58 है। जी जी जी। अब बताइए कि 58 लोगों की मौत हुई है और एक एक गांव में 12-12, 13-13 लोगों की मौत हुई है। कई गांवों में, कई परिवारों में मातम पसरा हुआ है। तो ऐसे में, और ये समाज का वो तबका है जिसको ये टारगेट करते हैं, ये सामाजिक न्याय के दायरे में बताते हैं।
वो सारे ज्यादा से ज्यादा दलित हैं, उसमें अति पिछड़े हैं, मतलब तो वो जो जिनको टारगेट करते हैं ये वो वही लोग हैं तब। तो ये पॉलिटिकल अब उन पे आएगा, वो हमलावर हैं, वो रहे हैं, वो एकजुट करना चाहते हैं विपक्षी एकता की, उन्होंने ले ली है जिम्मेदारी, तो नेचुरल है कि वो और आरजेडी की बात है तो ये सारी पार्टियों का कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। यही 4 महीने पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि तेजस्वी इतने हमलावर थे, वीडियो है सोशल मीडिया पे, जगह जगह शराब तलाश रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरह विफल है, चाचा अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। और आज वो नीतीश की लाइन जो कल बीजेपी कर रही थी, आज वो आरजेडी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे पार्टियों का, सारे दलों का इनर कॉन्ट्रडिक्शन भी है, वो सामने आ रहा है। जी सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ चंदन सिंह जी भी जुड़ गए हैं। एलजेपी आर से पहले इनका सरोकार रहा है, अब जो है राजनीतिक विश्लेषक बन गए हैं। चंदन जी, जो आपकी लोक जनशक्ति पार्टी पुरानी रही है, वो भी नीरा को लीगलाइज करने की डिमांड कर रही है, उनकी अपनी दलील है। आपका क्या कुछ कहना है जो बिहार की स्थिति है और नीतीश कुमार का जो बयान आया है उस पर? देखिए सुकन्या जी, 2015 के बाद बिहार के गांव और कस्बों में नीतीश कुमार जी ने जो शराब के ठेके खुलवाए, अब इनको राजनीतिक उस समय लग रहा था कि फायदा है या नुकसान है, लेकिन 2016 में बिहार विधानसभा में सर्वदलीय बैठक के बाद हर एक पॉलिटिकल, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, पॉलिटिकल पार्टी का जो बैठक हुआ और विधानसभा में हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना समर्थन दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह एक महत्वाकांक्षी पूर्ण शराबबंदी, अब पूर्ण शराबबंदी तो सुनने में बहुत अच्छा लगा कि महिला इनका जो वोटर है, चुप्पा वोटर जिसको कहा जाता है, कि वो है। और उसके बाद इसका साइड इफेक्ट बिहार पर पड़ा जो, वो देखने वाला था कि किस तरीके से, आपको याद होगा कि बेतिया में जब ये घटना हुई जहरीली शराब से और लोग मरे, तो संजय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में थी, एक लंबा चौड़ा पोस्ट इन्होंने फेसबुक पर लिखा और उसके बाद जदयू के नेताओं की बोलती बंद हो गई। देखिए आज छपरा के मसरख में ये आप बता रही हैं कि 58 की संख्या है, ऑफिशियल डाटा है, लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वहां 70 से ज्यादा मौत हुई है। और गांव के अधिकांश, मतलब आप कह लीजिए ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो शराबबंदी का जो एक डर है, प्रशासन का जो एक डर है कि अगर बॉडी अगर मिली तो पूरा परिवार जेल के अंदर जाएगा। कई ऐसे परिवार हैं जो वो बॉडी पुलिस के हाथ लगने से पहले उसको डिस्पोज कर चुके थे, जला चुके थे। बहुत भयानक स्थिति है। और नेता विपक्ष पहले तेजस्वी प्रसाद यादव थे और आज के समय में उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य है वहां भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। देखिए कितना विरोधाभास है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, आप सफाई दे रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी ये होती है, होती होगी, लेकिन बिहार को एक आप उदाहरण स्वरूप अब पेश कर रहे हैं पूरे देश भर में। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार और देश के सामने इनको माफी मांगनी चाहिए कि आप अपने अहंकार में पूरा, जितने भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टी हैं, किसी से भी बिना राय मशवरा किए हुए आपको करनी चाहिए। जब धरातल पे आपके शासन प्रशासन के लोग इसको उतार नहीं पा रहे हैं, आप समीक्षा बैठक घंटों करते हैं बंद कमरे में, कहा जाता है कि बड़े होटलों से लजीज पकवान आते हैं, आनंद उठाते हैं आप, लेकिन आपके ही अधिकारी एक कान से सुन के दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं। सुकन्या जी, आप कल्पना कीजिए कि कितनी माओ की गोद उजड़ गई, कितनी महिलाएं बेवा हो गई होंगी। वो चित्कार, वो पुकार वहां पर जिस समय रोती होंगी तो कलेजा फट जाता होगा। हम लोग तो राजधानी में बैठे हुए हैं, लेकिन देहात में मंजर बहुत भयानक है। और पटना से जैसे ही यहाँ के चेक पोस्ट से आप पार कर दिए सुकन्या जी, आप समझिए कि शासन प्रशासन का भय खत्म हो जाता है। ये जो जंगल राज की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, तो ये जंगल राज पार्ट 2 दिख रहा है। और मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा भी आभास नहीं है कि विधानसभा में आपका तू तड़ाक का जो लहजा है ये किस स्तर का है, और देश आपके बारे में जो एक शालीन छवि बनाए हुए था उसको खुद आप तोड़ रहे हैं। तो बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी है ये अफसरों का उगाही का अड्डा हो गया है।
अगर आज के समय में अगर प्रशासन के लोग का अगर आप बही खाता निकाल दीजिए तो अकूत संपत्ति इन्होंने बटोर कर रखा है। जहां तक बात है ताड़ी का, देखिए नीरा का, ये हमको याद है कि लालू प्रसाद यादव जी भी इस समाज को, ताड़ी को कहे थे कि ये वैध है, इन लोग को ये कारोबार करने दिया जाए, क्योंकि इनका जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि भी होता है, कहीं ना कहीं इनका जीवन यापन करने का ये एक माध्यम भी है और ये डायरेक्ट पेड़ से निकलता है। हमको नहीं लगता है सुकन्या जी कि इसमें कोई खराबी है, लेकिन सरकार को इनसे बात करनी चाहिए। राजधानी में अगर ये कोई अगर शांतिपूर्वक अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, इनको खदेड़ खदेड़ के लाठियों से पीटना ये काफी गलत है, शर्मिंदा करने वाला है कि अब जिस तरीके से सीटेड हो या बीटेड हो, सबको आप एक हाथ से आप लाठी से हाँक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं बिहार में? मतलब आप समझिए कि बहुत पूरे बिहार के 38 जिला में, मैं पुनः आऊंगा शराबबंदी पे, कि बिहार के 38 जिला में कमोवेश हर दिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले आते हैं। प्रशासन के द्वारा इसको दबा दिया जाता है, बहुत सारे अखबारों में भी जगह नहीं मिलती है, नहीं मिल रही है, लेकिन इसका आंकड़ा देश के किसी भी राज्य से बिहार में ज्यादा है। जहरीली शराब, जब आप यहाँ पर पूर्ण शराबबंदी किए हुए हैं सुकन्या जी, तो बिहार में ये भट्टियां लग कैसे रही हैं? लगातार सरकार का आप खजाना खाली कर रहे हैं। कहा जाता है हेलीकॉप्टर आप घुमाए, इसमें स्टीमर घुमाए खोजने के लिए, कुत्ते लगाए और प्राइमरी के शिक्षकों को आप लगाए हैं इसमें। तो ठीक है, आपका एक ओपिनियन है चंदन जी, वो दर्शकों तक पहुंच गया। अब चलते हैं राजीव सिंह के पास। राजीव जी, आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र का एक दिलचस्प बयान आया है शीतकालीन सत्र के तीसरे चौथे दिन, मतलब अभी से 10-15 मिनट पहले, कि भाई छपरा में साजिश के तहत एक कंटेनर शराब मंगवाई गई। सब जानते हैं ये साजिश रचने वाला कौन है, और पुलवामा में भी इन लोगों ने साजिश रची थी, और साजिश बिहार के में रचने की कोशिश की जा रही है। ये बात जो है भाई वीरेंद्र की है। एक तो मौत, उसके बाद इस तरह के हल्के बयान, अब क्या कहेंगे राजीव जी, आप जरा बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार देखिए संवेदनशील जो है ना, बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा बिहार में एक नारा बहुत चला था कि बिहार में बहार है और बिहार में नीतीश कुमार है, बहार है, ऐसा कुछ नारा चला था। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में सिर्फ शराब है। नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऐसा नारा बहुत फेमस हुआ था। पर अभी जो परिस्थिति में देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में बहार नहीं है, बिहार में शराब है। कि क्या हो क्या रहा है बिहार में, बताइए। 50 से ज्यादा मौत हो जा रही है। मैं आंकड़ा देख रहा था, पिछले साल जो है बिहार में 158 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2016 से जब से शराबबंदी लागू हुआ है, 2 करोड़ लीटर, बताइए कितना ज्यादा मात्रा है। 2 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब जब्त किया गया है। सिर्फ पिछले साल जो है पुलिस मुख्यालय का मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, कुछ मेरी अधिकारी से चर्चा हो रही थी, सिर्फ जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 62,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और यहाँ जो है सरकार इतने ज्यादा लोगों के मरने के बाद आप संवेदनहीनता आप में है नहीं। ये क्या बात हुई? आप उनसे पूछिए। सीएम कह रहे हैं कि भैया हम भैया किसी को हम वो नहीं देंगे, अरे जो पिएगा तो मरेगा। अरे ये कैसी भाषा है? कोई आम आदमी कहे तो करे, लेकिन क्या हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ, देखिए मैंने आपके डिबेट में कई बार मैंने कहा कि कुंडली चुनाव जो है अगर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का विषय है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जदयू के लिए है। और देखिए उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो गए। जब भी नीतीश कुमार संकट में फंसते हैं, उनका विधानसभा में अब उनका व्यवहार देखिए। क्या कोई राजनीतिक जो राजनीतिक मुखिया जो है देश, तो बिहार के जो सीएम है, क्या ऐसा व्यवहार होता है? इससे पहले व्यवहार आपने कब देखा उनका? 2020 में आप देखिए सेम विधानसभा में उनका ऐसा व्यवहार था जब वो तेजस्वी पे। तो कहीं ना कहीं इस चीज से ऐसा दिख रहा है कि जब भी नीतीश कुमार संकट में होते हैं वो अपने को बैलेंस नहीं बना पाते हैं, संतुलन नहीं बना पाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये जो है बहुत ही दुखद घटना है बिहार में। और मैं बार बार मैं एक चीज देख रहा हूँ, पता नहीं किस बात से। एक बार मुझे याद है सुकन्या, हम और आप संतोष जी वगैरह बैठे हुए थे, बार बार नीतीश कुमार मीडिया पे टारगेट कर रहे हैं कि क्या है। आप अगर हमारे घर में गलत हो रहा है तो मैं कहूंगा कि आप ये नहीं दिखा रहे हैं, दूसरे घर में गलत हो रहा है। ये तो मुझे लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया है, और दूसरे पे दोष देने से अच्छा है कि खुद को ठीक करना चाहिए। शराबबंदी, मैंने कई बार कहा है कि शराबबंदी गलत नहीं है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट तो करो। सिर्फ आपने कहा कि भाई गरीबों को, मैं सुन रहा था नीतीश कुमार को कह रहे थे कि मैंने निर्देश दिया है कि गरीबों को कुछ नहीं होना चाहिए, जो शराब माफिया उस पर पकड़े। अरे कितने शराब माफिया पकड़े आपने? सिर्फ पिछले साल आपने 8 महीने में 62,000 से ज्यादा लोगों को जेल घुसा दिया, गिरफ्तारी कर दिया। कितना शराब माफिया पकड़े आपने?
तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, मैं भी बिहार से हूँ, मैं उत्तेजित नहीं हूँ, मैं इतना गुस्से में इसीलिए हूँ, एक तरफ लोग मर रहे हैं और आपका ऐसा बयान आ रहा है, संवेदनता कहाँ गई? और नीति तो इसीलिए जो है, मुझे ऐसा लगता है कम से कम आप किसी से इसमें अवेयरनेस फैलाइए, इसमें करिए। देखिए, शराब पीना जो है वो बहुत गलत है, शराबबंदी का पूर्णतः समर्थन है, मैंने कभी विरोध नहीं किया है। लेकिन नीतीश कुमार इतना घिर गए हैं अपनी पार्टी के, उनके जो पार्टी के जो प्रवक्ता को मैं सुन रहा था वही विरोध कर रहे थे, उनके जो आरजेडी के जो नेता है सत्यनारायण सिंह के बेटा सुधाकर सिंह, उन्होंने तो बहुत ज्यादा कह दिया। एक तरह से ये नरसंहार है, सत्ता का नरसंहार है। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो गुस्सा जो है ये इसीलिए है कि एक तरफ लोग मर रहे हैं और आप जो है बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर काम करिए ना। आप किस चीज के सीएम है, आप किस चीज की सरकार चला रहे हैं? आपसे नहीं चला, दूसरे को दे लीजिए आप। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, ये बहुत गलत है, इस तरह की संवेदनता नहीं होनी चाहिए। और मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से कि देखिए, बयानबाजी जो है, आप सोचिए कल जो बयान सुना होगा, जिनके परिवार में इतनी मौतें हो गई हैं, आप मत दीजिए मुआवजा, मत दीजिए मुआवजा, परिवार ने मांगा भी नहीं, कम से कम आप ये तो मत कहिए कि जो पिएगा सभी, अगर कोई आम आदमी कहे तो ठीक है, लेकिन सरकार की जो मुखिया होती है, वो जिम्मेदारी है तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि देखिए, नीतीश कुमार बहुत खींचे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन में है। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर कुंडली विधानसभा नीतीश कुमार हारेंगे तो वो खींचेंगे, जो कि दिख रहा है, जब भी वो अपने को संतुलन नहीं बना पाते हैं। इसलिए जनता परेशान है, चाहे तो आप शराबबंदी को बंद कीजिए, वापस लीजिए, या इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करिए, बस मेरा ये कहना है। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, लगातार आप लगता है तकनीकी दिक्कत से दो चार हो रहे हैं, उम्मीद ये है कि अब सारी दिक्कतें दूर हो गई हो। अमिताभ जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, ताजा जो मामला और इससे पहले गोपालगंज का एक मामला था, दोनों स्थिति में फर्क ये थी कि उस वक्त नीतीश कुमार ने भी तब भी यही बयान दिया था और तब राष्ट्रीय मीडिया के निशाने पर नीतीश नहीं आए थे। लेकिन इस बार रीजनल मीडिया तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश को इस्तीफा देना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, क्या पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना नीतीश को भारी पड़ गया है? क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार दरअसल अपनी ही राजनीति के शिकार हो गए हैं। और खास तौर पर जो जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शराबबंदी के नीतीश मॉडल पर, तो उनकी जो खींच है उससे बहुत साफ तौर पर जाहिर है कि वो अपनी विफलताओं से परेशान है, झुंझुलाए हुए हैं। और ये जो शराबबंदी का मॉडल है, नीतीश मॉडल, जिसमें पहले तो वो लोगों को शराब पिलाते हैं और पिलाने के बाद 2007 में जब नई शराब नीति लेके आते हैं तो कहते हैं झूम बराबर झूम शराबी, और अचानक से वो कहते हैं शराब बहुत बुरी चीज है। 2016 में महिलाओं का प्रदर्शन होता है और 17 में कहते हैं शराब बंद कर दो। तो ये जो बीच के वर्ष में 7 से 16 के बीच में जो नीतीश कुमार ने लोगों को शराब की आदत लगाई, लत लगाई, उसमें इजाफा हुआ, ऐतिहासिक इजाफा हुआ। और उसके बाद रातों रात जो मॉडल उन्होंने बनाया पूर्ण शराबबंदी का, उसमें छेद ही छेद था। और उन छेदों की विस्तृत चर्चा देश के सर्वोच्च अदालत से लेकर राज्य के उच्च न्यायालय तक में हुई। बाकायदा बताया गया कि नीतीश कुमार, आपका फेल्योर कहाँ है? आप राज्य की अर्थव्यवस्था को ही न केवल चौपट कर रहे हैं, बल्कि राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता का भी आप हनन कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे पूरे गांव को दंडित किया गया, जेलों में लोगों को ठूंसा गया, तो उस सब को लेकर नाराजगी भी बढ़ी, टिप्पणियां भी बढ़ी, पर नीतीश कुमार अपने जिद पर रहे। अब सुकन्या जी, दिक्कत क्या है कि एक के बाद एक जब नीतीश कुमार को चोट मिल रही है, विफलता मिल रही है, तो वो अपनी झुंझलाहट निकाल रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों से जिस सूबे के मुखिया हैं, उस सूबे में लोगों की मौत हो रही है। पिछले एक साल को, अब पिछले 2007 माफ करिएगा 2016 से 2022 के बीच आप देख लें तो सरकारी आंकड़ों को अगर मान लें तो लगभग 1100 लोग मारे गए हैं शराब की वजह से, उनकी मौत हुई है शराब की वजह से। बावजूद इसके नीतीश कुमार कहते हैं पियोगे तो मरोगे। ये कोई संवेदना होती है क्या? विफलता आपकी है और आप लोगों को कह रहे हो कि पियोगे तो मरोगे। अब एक बात है सुकन्या जी, जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है, मसलन गुजरात का बहुत जिक्र होता है कि शराब पी के, जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या गुजरात में ज्यादा है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है। मैं ये नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, दर्शक भी इस बात को समझते होंगे कि जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है, वहां राज्य सरकार को पता है कि कच्चा शराब कौन लोग बना रहे हैं, देसी शराब कौन लोग बना रहे हैं, उसकी बॉटलिंग कहाँ, विदेशी शराब की बॉटलिंग कहाँ हो रही है।
लेकिन जिस राज्य में प्रतिबंध है उस राज्य की स्थिति ये है कि औसतन 10,000 लीटर प्रतिदिन शराब, मतलब अगर आप मिनट के हिसाब से देख लें तो 8 लीटर प्रति मिनट शराब पकड़ी जा रही है। इतनी बड़ी खेप है। और शराब की स्थिति ये है कि बिहार सरकार के पुलिस महकमा के लोग बता देते हैं कि चूहा शराब पी गया। अब चूहा एक बार नहीं 2-2 बार शराब पी गया। मुजफ्फरपुर के भीतर पूरे थाने को नीतीश कुमार ने बर्खास्त कर दिया कि सब लोग शराब में संलिप्त हैं। इतने सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई, फिर भी शराब कम नहीं हो रहा है। बिहार में आज भी 3 लाख लीटर महीने का शराब, ये सरकारी आंकड़ा बताता है, कि उनके यहाँ पकड़ा जा रहा है। हर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इस बात को मानते हुए होम डिलीवरी करने वालों को राज्य सरकार की मिशनरी ने पकड़ा भी, लेकिन छोटे प्यादे पकड़े गए। बड़े लोग आज भी उस सिंडिकेट पर उनकी दखल नहीं है, उस सिंडिकेट पर उनका कोई असर नहीं है। कुल मिला के ये है सुकन्या जी कि नीतीश कुमार क्या ये इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं कि शराब को किस रूप में प्रतिबंधित करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य, अभी देखिए ना, महाराष्ट्र के चंद्रचूड़ में शराबबंदी हुई थी और जब वो विफल हुआ तो वहां की सरकार ने वापस ले लिया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शराबबंदी की कोशिश हुई, विफलता हाथ लगी, वहां वापस हो गया। गुजरात के भीतर शराबबंदी हुई लेकिन पूर्ण शराबबंदी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के भीतर शराब को नियंत्रित किया गया। तो तमाम राज्यों से होते हुए आप अमेरिका तक पहुंच जाइए, यूएस के भीतर भी शराब को लेकर नीतियां बनी थी, वहां भी विफलता हाथ लगी, स्टेट ने उसको वापस लिया, नए सिरे से फिर नीति बनाई। तो नीतीश कुमार क्या ये नहीं सोच सकते हैं कि बिहार में अगर उनकी शराब नीति ऐसी है जिसमें लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, तो या तो इस स्वरूप को आप कहिए कि मजाक है, पूर्ण शराबबंदी जैसी कोई चीज नहीं। अगर आप इसको स्वीकार कर रहे हैं तो पहले, सबसे पहले इस पूर्ण शराबबंदी का जो फॉर्मेट है उसको बदलिए पूरी तरीके से। और नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, शराबबंदी करना ही है तो उसके लिए नई तकनीक विकसित करिए, अध्ययन कराइए कि किस तरीके से विकसित किया जाए, किसका पार्टिसिपेशन हो, कैसे ये रुके। क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है कि आप पूर्ण शराबबंदी आप करेंगे और लोग जब मरेंगे, शराब को रोकना आपकी जवाबदेही है, आपके राज्य में शराब की होम डिलीवरी होती है, और तब आप सदन के भीतर खड़े होकर कहेंगे कि शराब पियोगे तो मरोगे। ये कोई संवेदना होती है क्या? पहले आप पिला रहे हो, बाद में बंद करने का कानून बना रहे हो, उस कानून के भीतर आपकी मिशनरी लग करके शराब का एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था खड़ी कर रही है, और आप कह रहे हो शराब पियोगे तो मरोगे। ये तो संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। और मुकाबला करेंगे आप नरेंद्र मोदी से, किस आधार पर मुकाबला करेंगे? ठीक है अमिताभ जी, 3-4 बातें यहाँ पर है। जब इसी मुद्दे पर डिबेट मेरी जेडीयू के प्रवक्ताओं से होती है तो उनका ये कहना है कि जो आप शराब की दुकानें खुलवाने की बात कर रहे हैं, ठेका खुलवाने की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये उस दौर में हुआ जब वित्त मंत्रालय जो है सुशील मोदी के पास था, वो उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने शराब का ठेका खुलवाया। नीतीश कुमार तो चीजों को ठीक कर रहे हैं, ये वो कहते हैं। इस पर आप अपना जो बात रखनी होगी आप रखिएगा। दूसरी बात जो है, जहां तक शराबबंदी की समीक्षा की हम बात कर ले तो समीक्षा कई बार की गई, कानून को बहुत लचीला बनाया गया। इसके अलावा अगर शराबबंदी वापस लेने की बात है तो विपक्ष की तरफ से एक पार्टी भी ऐसी नहीं है जो कह रही हो कि भाई शराबबंदी जो है गलत चीज है, उसको कंप्लीटली वापस ले लीजिए। कोई भी पार्टी ये बात नहीं कह रही। कोई नीरा के फेवर में बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाई जो है क्वार्टर जो है अलाउ कर दीजिए, लेकिन खुलकर कोई नहीं कह रहा है कि भाई जो शराबबंदी उसको कंप्लीटली आप जो है वापस ले लीजिए। 3 बातें इस पर आप क्या कहेंगे? और एक आखिरी बात जो थोड़े हल्के अंदाज में मैं कह रही हूँ कि पियोगे तो मरोगे, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कही, ये तो वही बात हो गई। जब हम गांव देहात में चलते हैं तो ट्रैक्टर और बसों पर लिखा होता है कि लटकला ते गेला बेटे, क्या कहेंगे? अब सही कह रहे हैं। देखिए सुकन्या जी, 2-3 बातें। पहली बात कि जिस दौर में नई शराब नीति लागू हुई 2007 में, तो ये बात सही है कि सुशील मोदी सीना चौड़ा कर रहे थे 2012-13 में और बता रहे थे कि राजस्व में अप्रत्याशित इजाफा हो गया है। लेकिन शराब नीति लागू करने की जवाबदेही वित्त मंत्रालय की है क्या? जदयू के लोग इतने अनपढ़ हैं क्या, उनको ये नहीं मालूम है कि शराब नीति पर नियंत्रण किसका है और शराब जो है वो वित्त विभाग का हिस्सा है क्या? राजस्व वित्त विभाग का मामला है, लेकिन शराब का ठेका खुलवाना ये नई शराब नीति के तहत हुआ था। और ठेका खुलने के बाद चरणबद्ध तरीके से आप देखेंगी तो देसी शराब पीने वालों की संख्या में 60% का इजाफा हुआ, विदेशी शराब पीने वालों में 80% का, बियर पीने वालों में 85% का। तो ये जब आपने लत लगाया, उसके बाद जब बंद करने की बात आई कि शराबबंदी को बंद करना है क्योंकि महिलाओं ने प्रदर्शन किया, नीतीश कुमार ने तय किया, तो उसका जो स्वरूप नीतीश कुमार ने बनाया था
कि उस स्वरूप को लेकर अध्ययन कराया गया था क्या कि किस रूप में इसको लागू करना है? और लागू करने के बाद जब विफलता हाथ लगी तो शुरू के वर्षों में उन्होंने क्या किया? लगातार न्यायालयों ने उनको धमकाया, न्यायालयों ने टिप्पणी की, राज्य में तमाम लोगों ने टिप्पणी की, तमाम जगह से जब ये कहा गया कि आप विफल हैं, फेल है, तो संशोधन, हाल के वर्षों में जब संशोधन हुआ तो संशोधन में नीतीश कुमार क्या करते हैं? अब पूरा गांव जेल नहीं जाएगा, जुर्माने की राशि जो है वो कम हो जाएगी, जमानत लेने के लिए राशि कम कर ली जाएगी, पहली बार शराब पियोगे तो उतनी सख्ती नहीं होगी, दूसरी बार पियोगे तो होगी। इस सब के बावजूद भी क्या इस सब के करने से या इस संशोधन से शराब के आवक में या शराब के प्रचार प्रसार में कोई कमी हुई है क्या? पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य की स्थिति यह है कि महाराष्ट्र की तुलना में हमारे यहाँ 15% लोग शराब पीते हैं। गांव में ये स्थिति नहीं थी। गांव में 2003-4 में शराब पीने वालों की जो संख्या बिहार में थी उसके महज 8% लोग थे। आज गांव में 14% लोग शराब पी रहे हैं, शहरों में 15% लोग शराब पी रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य हैं। आप राज्य की मिशनरी खुद जो है वो अपने अधिकारियों पर मुकदमा करती है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करती है, पुलिस के कई पुलिस कर्मी बर्खास्त होते हैं, अधिकारी बर्खास्त होते हैं, थाने के थाने निलंबित हो जाते हैं, और उसके बाद राज्य सरकार ये कहती है कि हम तो कर रहे हैं, ड्रोन लगाया जाता है, क्या क्या नहीं होता है, दुल्हन के कमरे में पुलिस की छापेमारी होती है। बेशर्मी की सारी प्रकाष्ठा जो है वो तोड़ दी गई, और उससे हासिल क्या हुआ? उससे हासिल ये हुआ सुकन्या जी कि इसी सारण रीजन को अगर आप केवल ले लें तो 50 से ज्यादा मौत हो गई। अभी की छपरा वाली घटना से पीछे आप जाके देखेंगी तो अमनौर में इससे पहले घटना हुई है, अमनौर से आगे आप बढ़ेंगी तो मैं गांव का नाम अभी भूल रहा हूं, उसी अमनौर से सटा हुआ वो गांव, हाँ, भेल्दी में 8 लोग मरे थे। इधर महनार में चले आइए, वैशाली के पास, हाजीपुर से आगे बढ़िए, वहां 12 लोगों की मौत हुई थी। तो ये केवल एक रीजन में 50 लोग मर रहे हैं एक तिमाही के भीतर, और उसके बाद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं शराब पियोगे तो मरोगे। भाई पिला कौन रहा है? पिलाने वाले लोग कौन है? और आपके संशोधन का असर क्या हो रहा है? रही बात जो आप कह रही हैं कि किसी ने ये नहीं कहा कि शराब नीति को समाप्त किया जाए, सवाल ये है कि विपक्ष को छोड़ दीजिए, कांग्रेस उनकी साथी है ना। कांग्रेस के विधायक और नेता अजीत शर्मा ने पत्र लिख करके नीतीश कुमार को कहा, कई बार बयान दे करके कहा कि अगर आपकी शराब नीति फेल है तो वापस ले लीजिए। लेकिन इस बयान से कांग्रेस के जो दूसरे नेतागण हैं वो खुद पीछे हट जाते हैं, और जो अब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि भाई अजीत शर्मा जी का होटल का व्यवसाय है, वो व्यक्तिगत कारण से बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार दलील ये देते हैं कि कांग्रेस की जो सदस्यता का जो लेटर है उसमें देखिए शराब नहीं पीने का जो है बात लिखी गई है। क्या कहेंगे अमिताभ जी? अच्छा एक बात बताइए, देखिए है क्या, ये सब परसेप्शन पॉलिटिक्स है। राजनीतिक दलों को ये लगता है कि हम अगर ये कहेंगे कि शराब नीति वापस ले लीजिए तो आरोप ये लगेगा कि आप शराब के पैरोकार हैं। मामला ये नहीं है सुकन्या जी, मैंने आपके सामने कहा भारत के भीतर 10 राज्यों ने शराब नीति लागू की, शराबबंदी की घोषणा की, जब उनको लगा कि हम विफल हो रहे हैं, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है, लोग पहले से ज्यादा शराब पीने लगे हैं, शराब नीति आपकी बात समझ आ गई कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार को शराब नीति वापस ले लेनी चाहिए, से ये फेल है। रमेश तिवारी जी के पास चलते हैं। राजीव जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? 2-3 लाइन में जोड़िए फिर रमेश जी। हाँ नहीं, मैं काफी देर से एक अमिताभ जी से एक चीज जानना चाह रहा था और आप लोगों से शेयर भी करना चाह रहा था। मैं सुबह में किसी डिबेट में था न्यूज चैनल में, वहां पे एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि बिहार के लोग गरीब हैं, काफी मजदूरी करते हैं, और शाम को जब वो थक के आते हैं तो उनको थोड़ा सा नशा चाहिए, तो आप शराबबंदी आप हटा लो। तो अमिताभ जी ने एक बात कही कि लोगों की स्वतंत्रता मारी जा रही है या बंद की जा रही है, तो क्या वो शराबबंदी का सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? क्या हटाने के लिए, मैं ये जानना चाह रहा था बस। ये क्या वो शराबबंदी को चाह रहे हैं कंटिन्यू? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पूर्ण शराबबंदी जब नीतीश कुमार ने किया और पूर्ण शराबबंदी ने पैरेलल शराब की इकोनॉमी बिहार में खड़ी कर दी, लोगों की परेशानी बढ़ गई, शराब पीने वालों की संख्या में इजाफा हो गया, मरने वालों की संख्या में इजाफा हो गया, जेल के ऊपर दबाव, गांव के लोग दंडित किए गए, तो उनकी स्वतंत्रता। तो वैसी स्थिति में अगर आप शराबबंदी फेल है मौजूदा स्वरूप में, तो इसको आप वापस लीजिए और नए स्वरूप में लागू करिए, मैं ये कह रहा हूँ जी। नहीं अमिताभ जी, पर इसमें मेरा ऐड करना था, देखिए हमारा ये शराब जो है ये कुप्रथा है हमारे देश में। मान लीजिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, सती प्रथा एक कुप्रथा थी।
सती प्रथा जो बरसों से चली आ रही थी, राजा रमन ने इसको दूर किया। पर मेरा इसमें ये एक थोड़ा आपसे असहमति रहेगी कि कोई भी कुप्रथा जो है अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको वापस करिए। इसका सबसे अच्छा निदान ये है कि आप अवेयरनेस फैलाइए। आपके पास एनजीओ है, संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, तो वापस लेना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। अगर उस हिसाब से तो सती प्रथा भी खत्म नहीं होती, सती प्रथा को फिर से कंटिन्यू कर दिया जाना चाहती है। ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, मेरा कोई विरोध। पहली बात तो ये है सुकन्या जी कि शराब जो है ये कोई प्रथा और कुप्रथा जैसा मामला नहीं है। शराब एक खराब लत है, शराब की वजह से समाज का नुकसान होता है, शराब की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। तो शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन शराब पर जो प्रतिबंध बिहार में लगा उसके बाद बिहार की स्थिति सुधरी या खराब हुई? अगर खराब हुई आपकी नीति की वजह से, पूर्ण शराबबंदी की वजह से अगर बिहार में शराब की खपत बढ़ गई, जहरीली शराब से लोगों की मौत ज्यादा होने लगी, वहां के जेलों में तमाम लोग ठूस दिए गए, तो इस स्थिति में जब उसके बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी जो नीति है वो नीति खराब है। तो उस नीति को आपको वापस लेना ही पड़ेगा और अध्ययन कराइए, नई नीति लागू करिए। अगर आपकी नीति की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है तो फिर इस नीति को क्यों ऐसे ही रहने दिया जाए? रही बात, वही कह रहा हूँ कि नीति को प्रचार प्रसार होना चाहिए। नीतीश कुमार नशा मुक्ति को लेकर प्रचार प्रसार करते रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। मैंने कहा ना, ड्रोन लगाया गया, एडीजी स्तर के अधिकारी लगाए गए, तमाम राज्यों में रैलियां निकाली गई, बावजूद इसके हुआ क्या? 3 लाख लीटर शराब पकड़ा जा रहा है, ये राज्य सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का ओपिनियन जो है दर्शकों तक पहुंच गया। रमेश तिवारी जी अब अखबार खोलकर बैठने वाले थे, थोड़ा बोर हो रहे थे तो उन तक पहुंचे। रमेश जी, आपको क्या कुछ लग रहा है, बताइए। देखिए, कोई भी बंदी, कोई भी बैन कभी जीवन में सफल नहीं हुआ है। हजारों, सैकड़ों, लाखों उदाहरण है। प्रोस्टिट्यूशन मैं उदाहरण शुरू करता हूँ, ओल्डेस्ट ट्रेड कहा जाता है, वो कभी सफल नहीं हुआ। उसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले तो मैं कह दूं कि राजीव जी, सती प्रथा और शराबबंदी में अंतर है। शराब की प्रथा सामाजिक बुराई है वो, और ये सामाजिक बुराई मैंने उदाहरण दिया, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग पीते हैं, सदियों से पीते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उसी असेंबली में, बिहार असेंबली में, आप एक सर्वे कर लीजिए, कैमरा लेके चले जाइए। गुटखा बैन है बिहार में। गुटखा, आप लोग को सभी, हम सबको जानकारी होगी कि गुटखा बैन है। ज्यादातर एमएलए हर पार्टी के आधे से ज्यादा गुटखा खाते हैं, गुटखा खाते हैं और असेंबली के पीकदान में कहीं ना कहीं थूकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्रकार नहीं करते होंगे, कुछ शायद पत्रकार भी ऐसा करते होंगे। मैं ये कह रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि बंदी या बैन किसी भी वक्त में, किसी भी काल में सामाजिक चेतना और सामाजिक स्वीकार्यता के अभाव में वो सफल नहीं हो पाती है। हमारे पास लाखों, हजारों उदाहरण है। ये हो ही नहीं सकता। समाज जब स्वीकार नहीं कर रहा है जिसको, तो आप क्यों मोहम्मद बिन तुगलक की तरह दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली करोगे? आप बिल्कुल उसको तुरंत हटाओ, रिव्यू करो। आपका उत्थान का भी वही कारण था और नीतीश कुमार जी के पतन का भी वही कारण बनेगा, वो शराबबंदी। क्योंकि हो ये रहा है कि वो शत्रुमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर घुसा के ये सोच रहे हैं कि तूफान गुजर जाएगा। तूफान नहीं गुजरेगा। वो गरीबों के घर जला रहा है, वो गरीबों पे प्रहार कर रहा है। गरीबों के पास मुकदमे लड़ने के पैसे नहीं है। कल आखिर नीतीश कुमार ने क्यों बयान दिया पहली बार कि गरीबों को मत पकड़ो? भाई, कानून तो कानून होता है, गरीब और अमीर क्या। अगर शराब का के प्रति कोई कानून है तो आप शक्ल देख के पकड़ोगे कि ये अमीर है और इसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो इसको आप अंदर कर दोगे, और गरीब है तो उसको अंदर नहीं करोगे। ये वो बहुत दबाव में है, वो अपने ही छवि के मतलब जो गुलाम हो चुके हैं, और उन्हें ये लगता, उन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि अब मैं बहुत ही, लेकिन वो उनका ईगो और उनकी जिद आगे आड़े आ रही है। और इसके हजारों उदाहरण है, आप सोसाइटी में देख लीजिए। कोई भी, गुजरात में पार्शियल बैन सफल होता है। जब हम बैन की बात करें तो कंप्लीट बैन सफल नहीं होता है। पार्शियल बैन विथ टर्म्स एंड कंडीशन हर जगह सफल होता है। गुजरात में अगर मैं पत्रकार हूं और मेरे पास ट्रांजिट पास है, मेरे पास टिकट है, तो मैं वहां जाके शराब पी सकता हूं। कोई भी टूरिस्ट जाता है वहां शराब पी सकता है। आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में क्यों सफल है शराबबंदी। क्यों? इसलिए कि जेलों में 4 लाख लोग वहां ठूसे नहीं गए हैं। वहां जेलों में 4 लाख लोग शराबबंदी के तहत बंद नहीं है। वो आप समाज के जब ज्यादातर लोगों को अफेक्ट करने लगे, और दूसरी बात, वहां जो माफिया है, वो माफिया, शराब वहां भी स्मगलिंग होती है। शराब की पैरेलल इकोनॉमी वहां भी है। जहां जहां बंदी होगी वहां इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी पैरेलल। जहां जैसे ड्रग के खिलाफ मेक्सिको और यूएस में सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है,
और वहीं से जाता है यूएस में, तो वो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी होगी, लेकिन ज्यादातर लोगों को अफेक्ट ना करे वो। बिहार में क्या हो रहा है कि अब ये पैरेलल इकोनॉमी ने ज्यादातर लोगों को अफेक्ट कर दिया है, किसी के कमाई का जरिया बन गया है, कोई बच्चों के थ्रू करवा रहा है। मैं ऐसे कई गांव में जानता हूं बिहार में, जहां 8-8, 10 साल, 10-10 साल बच्चों के बैग में, स्कूल बैग में शराब की स्मगलिंग होती है, ऑटो में, बसों में, ट्रक में, जगह जगह। तो ये तरीका जो माध्यम अपना लिया है, तो ये आपका मतलब है कि आप ये फेल है। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे, आप उसको नहीं मानेंगे, तो आप सच को नकारेंगे और खुदा ना खास्ता आज नहीं कल फिर आपको गलती का एहसास होगा, क्योंकि ये सोसाइटी के बहुत बड़े लोगों को अफेक्ट कर रहा है और ये नतीजे सामने हैं सिर्फ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, शराब पी के देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हम लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा यूएस में भी कहीं किसी शहर में रेप हो रहा होगा, मर्डर हो रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स तब होता है जब सोसाइटी के ज्यादातर लोगों को अफेक्ट करता है। वो सामान्य से 20,000 रुपए जो कमाता है, उससे भी रंगदारी वसूली की जाती है। बड़े बड़े शहरों में लॉ एंड ऑर्डर में कुछ लोग अफेक्ट होते हैं, लेकिन क्राइम जब ज्यादातर लोगों को अफेक्ट करे तो लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हम कहते हैं। उसी तरह शराबबंदी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में, अच्छा नीति, और जो आप सुकन्या बार बार सवाल उठा रही हैं कि एक बहुत वैलिड सवाल, कि क्या नीतीश इसलिए निशाने पे आ गए हैं कि वो मोदी का विरोध करने लगे हैं? नहीं, नीतीश इसलिए निशाने पे हैं पिछले 7-8 सालों से कि वो अपने छवि के गुलाम हो गए हैं। उन्होंने ही ये छवि गढ़ी थी जंगल राज के खिलाफ, सुशासन बाबू की, अच्छे शासन की। तो उसमें जब भी लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स करेगा, जब भी कुछ लोग मारे जाएंगे, तो नीतीश बाबू पे हमला होगा, क्योंकि वो खुद को ही सुशासन बाबू कहलाना में गर्व महसूस करते थे। जी सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल। चंदन सिंह जी के पास चलते हैं। चंदन जी, सीधा सवाल है कि जो नीतीश कुमार की शराबबंदी है, आप लोगों की जो आपकी पुरानी पार्टी रही है, अगर उसकी बात की जाए तो वो भी सिर्फ यही कह रही है कि भाई नीरा को खोल दीजिए, ताड़ी चलने दीजिए। वो भी पूरी तरीके से ये नहीं कह पा रही है कि शराबबंदी को वापस ले लेना चाहिए। आपको क्या कुछ लग रहा है? एक मिनट चंदन जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, फिर आप अपनी बात रखिए, बोलिए। बिहार में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो डायरेक्ट ये कह सके कि यहाँ पर आप शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। इसके तरीके पे बराबर पॉलिटिकल पार्टी प्रश्न उठाती है। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो पूर्ण शराबबंदी है, ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। ये देखिए, जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहां बात नहीं करते हैं कि अगर यहाँ के सत्ता में हम आएंगे तो हम यहाँ शराबबंदी लागू करवाएंगे। ये मणिपुर में जब चुनाव लड़ने जाते हैं, या ये दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में जाते हैं, तो देश भर में कहीं भी अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं बताते हैं कि यहां भी हम आएंगे तो शराबबंदी लागू करवाएंगे। नीतीश कुमार जी एक खास जाति विशेष को टारगेट करके पूर्ण शराबबंदी उस समय लाए थे। ये इनका प्रयास था कि एक खास जाति के जो लोग थे जिनका इस पे प्रभाव था शराब की दुकानों पर, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो एक खास पार्टी को सपोर्ट करते थे। वो शराब हो, बालू हो या स्टोन का व्यापार हो, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं शायद सभी लोग समझ रहे होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी एक जो छवि अपनी गढ़ने का प्रयास किए कि एक ऐसा राजनेता का मेरा छवि हो जाए, पूरे देश भर में, दुनिया में जाए, जो कि बहुत सख्त एक डिसीजन ले सकता है, लेकिन हुआ इसका उलट। तो शराबबंदी से नुकसान आज के समय में बिहार के यूथ को ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई थी कि पटना जो है ड्राई जो नशा है इसका हब हो गया है। यहाँ पे हेरोइन, कोकीन, अफीम, गांजा, चरस इत्यादि जो है, आप चल जाइए, डकबंगला हो या स्टेशन पे हो, आपको सुलेसन और वाइटनर पीते हुए कम उम्र के बच्चे दिखाई देंगे। लेकिन सरकार का कहाँ उस पर कोई ध्यान है? तो इन सब विषयों पर तो सरकार का ध्यान नहीं है। और चूंकि देखिए, प्रशासन के लिए बहुत बड़ा ये जो शराबबंदी का जो विषय है, प्रशासन के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। एक जैसे बताया जा रहा है कि एक पैरेलल इकोनॉमिक खड़ी हो गई है, ये करोड़ों करोड़ में है। जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो दो बातें कह रहे हैं कि जो अवैध शराब है उसी से जेडीयू दफ्तर चल रहा है, और जो अवैध बालू का कारोबार है उससे आरजेडी दफ्तर चल रहा है। फ्रीक्वेंट बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा। देखिए बिहार में ज्यादातर जो शराब की दुकानें थी वह यादव समाज से थी,
अगर इसका डेटा निकालिएगा और यहाँ आपको बालू के जितने टेंडर, वो चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, अभी भी बहुत सारी हत्याएं इसकी लगातार होते रहे हैं। कई मीडिया चैनल पे ये दिखाया जा रहा है। तो सरकार इस पे कंट्रोल चाहती थी, और उस समय नीतीश कुमार जी का जो था वो बहुत ज्यादा ट्यूनिंग खराब था लालू प्रसाद यादव जी से, तो प्रभावित भी करना चाह रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है कि वो सांप छुछुंदर वाली हाल हो गई है कि अब ये निगल चुके हैं, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। तो इनका बहुत विरोध है, इनकी छवि लगातार सुकन्या जी गिर रही है, उसका असर हम लोग बिहार के उपचुनाव में भी देख रहे हैं। तो अब छवि से कैसे ये निकलें, इनका प्रयास उस पे है। और जो बयान उनका आया है कि जो पिएगा वो मरेगा, तो देखिए बिहार तो आपने ड्राई स्टेट बना दिया, लेकिन बिहार के अंदर में अगर होम डिलीवरी हो रही है, बिहार के अंदर में अगर जहरीली शराब की भट्टियां खुल रही हैं, तो उसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार भी आप ही हैं। अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को ही। तो बिहार के अंदर भी और बिहार के बाहर भी जो परसेप्शन बन चुका है कि नीतीश कुमार जी का जो ये शासन काल है यह पूरी तरीके से फ्लॉप है। अब इससे बाहर निकलना नीतीश कुमार जी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इनके छवि से तेजस्वी प्रसाद यादव बचना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल हमको लगता है कि बहुत कम फोकस इस शराब के बयानों पर रखा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैंने बयान सुना, तेजस्वी पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ कल मीडिया में थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। चंदन जी, उन्होंने पूरे तरीके से डिफेंड किया शराबबंदी को। खुशकिस्मती नीतीश कुमार की यही है कि जो भी उनके साथी होते हैं वो पूरी तरीके से शराबबंदी को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, चाहे आरजेडी के मेन लीडरशिप हो या फिर बीजेपी की क्यों ना हो। इक्का दुक्का सवाल जो है, जो सेकेंड लेवल की लीडर है, थर्ड लेवल की लीडर है, वो उठाते हैं। ठीक है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मीडिया के सामने आके बोले। अब मीडिया घेर लेता है तो कुछ ना कुछ तो बोलना है, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं को अब वो बढ़ा रहे हैं। 2025 में इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में भी जाना है। 2025 तो अभी बहुत दूर है। किस गठबंधन बने रहिए। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अगर पूरे मामले पर हम देखें तो एक बात जिसका लगातार मैं जिक्र कर रही हूं कि इस बार जो कच्ची शराब है या जहरीली शराब है, उसको पीने से 58 लोगों की मौत हुई है ताजा मामले में। और इससे पहले हमारे पास गोपालगंज का भी मामला है, और गाहे बगाए हर 2-4 महीने में 15-20 लोगों की बिहार में मौत हो ही रही है जहरीली शराब से। और ऐसे में इस बार नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा जो है तलवार लटकी है, सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही है। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? नीतीश कुमार 3 महीने पहले नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के लेवल के जो है समाजवादी नेता बन जाते हैं, और अभी दुनिया के जो है सबसे बुरे मुख्यमंत्री उनको साबित करने की एक कवायद भी चल रही है। थोड़ा मैं नीतीश कुमार की तरफ सॉफ्ट होकर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा जो कंप्लीट पैनल है हमारा, उसमें सब शराबबंदी पर, नीतीश कुमार पर हमलावर है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मैं सरकार को डिफेंड करते हुए, नीतीश कुमार को डिफेंड करते हुए बात रखूं। क्या कहेंगे राजीव जी, बताइए। देखिए, नीतीश कुमार जो है मजे हुए राजनीतिक है, लेकिन आपने जो कहा ना कि मुख्य वजह क्या है, तो रमेश तिवारी जी की बात से मैं सहमत हूँ। मुख्य वजह है उनका ईगो। अब वो ईगो में पड़ गए। उन्होंने बड़े तामझाम के साथ, बड़े गाजीबाजी के साथ, पूरी ब्रांडिंग के साथ, और नो डाउट की उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, शराबबंदी करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने इसको बहुत अच्छे से काफी हुआ, लेकिन उनका जो ईगो है, उन्होंने कर तो दिया पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर वो वापस करते हैं तो कहीं वही बात होगी कि भैया उनका ईगो हर्ट होगा, लोग कहेंगे कि भैया आप कर नहीं पाए, आप फेल्योर है। तो मेरा बस वही कहना है। और आप देखिए बड़े मजे की बात है भाई, और अब देखिए आप देखिए बड़े मजे की बात है, आपने इस बात को गौर किया होगा कि जो भाजपा 4 महीने पहले इनके साथ में थी, अभी बाहर है विपक्ष, उसने कभी ये नहीं कहा कि शराबबंदी वापस लो। जदयू के लोग कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी वापस लो, जदयू के प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी बर्बाद कर रही है, आरजेडी के एमएलए कह रहे हैं वापस लो। लेकिन जो भाजपा है अभी वो विपक्ष में है, उसने ये कभी यही नहीं कहा कि शराबबंदी वापस होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, तिवारी जी के मैं बात से सहमत हुई। देखिए, आदमी का जो ईगो होता है ना, वो सबसे ज्यादा बर्बादी कर रहा आदमी का ईगो होता है। अब कहीं ना कहीं उन्होंने इसको अपने ईगो पे ले लिया है। पर मेरा एक विनम्र निवेदन है, मैंने पहले भी कहा कि देखिए शराबबंदी का समर्थन है, मैं तो हमेशा कहूंगा कि भैया इसको शराबबंदी वापस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको आप नए तरीके से इंप्लीमेंट करिए। क्या आपके पास इतने नौकरशाह है, आईएएस आईपीएस है, आप बाहर से हायर करिए, लोगों को विशेषज्ञ हायर करिए। दूसरे राज्यों में कैसे, दूसरे राज्यों में हो रहा है ना, समस्या देखिए, समस्या हर जगह है।
लेकिन आपके यहाँ इतना क्यों हो रहा है? लेकिन आप हर चीज में कहेंगे कि नहीं भैया, अब कल ही उन्होंने कहा कि मैंने निर्देश दिया है कि गरीबों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपके संज्ञान में था, इससे गरीब परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आपको मैंने कहा, आपको मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहता हूँ, कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, पूरे दिन कमाते हैं तो उनको 2 दिन की रोटी चलती है। कहीं वो दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं दारू पीने तो वो अंदर हो जाते हैं, पूरा उनका जमीन बिक जाता है, जो रही सही सब हो जाता है। तो जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब पिछले साल ही जो है 158 से ज्यादा लोग मर गए। अभी लगातार मैं देख रहा हूँ कि सारण में इतने ज्यादा लोग मर गए, लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, प्रशासन छापेमारी कर रही है। वहां के एक डीएसपी को सस्पेंड कर दिया, वहां के एक थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया और डीएसपी के खिलाफ जो रिकमेंड कर दिया कार्रवाई का। तो इससे क्या होने वाला है? आप पहले क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आदमी का जो वो कहते हैं ना, वैसे व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करता हूँ, लेकिन एक कहावत है, मैं किसी पे नहीं कह रहा हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हर आदमी को जो है टोटल विनाश से पहले आदमी को थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए, ईगो छोड़ देना चाहिए। और मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, आपको इसको ईगो छोड़ के आपको ये मानना चाहिए, आप हायर करिए, आपके पास नौकरशाह है। अगर आपको लगता है कि आपके पास आईएएस आईपीएस या नौकरशाह की टीम नहीं है जो इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकी, आप बाहर से लोगों को हायर करिए। अरे भारत जो है विद्वानों का देश है, आप एक कमेटी बनाइए, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करिए, लेकिन इस तरह से युवाओं को और बिहार को बर्बाद मत करिए। मेरा बस ये कहना है। सुकन्या, अपने ईगो में इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराबबंदी पूरे तरीके से बिहार में फेल है। घर घर होम डिलीवरी है, सबको पता है। जिनका भी रूट बिहार से जुड़ा हुआ है उनको पता है कि किस तरीके से बिहार में बड़े आराम से शराब की होम डिलीवरी हो जाती है। और दूसरी ओर जो गरीब तबका होम डिलीवरी अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके पास बचता है कच्ची शराब पीने का माध्यम, जो 10 रुपए से लेकर 30 रुपए में पाउच उपलब्ध होता है, जिसमें अगर हल्का सा भी दाया बाया हो जाए तो वही शराब जो है जहर बन जाता है। अमिताभ भूषण हमारे साथ बने हुए। अमिताभ जी, क्या लग रहा है, कहीं नीतीश कुमार मोदी पर अटैक न करे? जैसा उन्होंने कहा कि 6 महीने में मोदी को मैं निपटा दूंगा, बीजेपी को रास्ते से हटा दूंगा, इसलिए उनको शराबबंदी और बाकी मुद्दों में घेर कर जो है उलझा कर रखा जा रहा है, ताकि वो जो है राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए चुनौती ना बने। क्या लगता है आपको? 1 मिनट सर, मैं आपको अनम्यूट कर दूं। हाँ बोलिए। कोई घेर नहीं रहा है, वो खुद ही घिर गए हैं अपने मकर जाल में। कई बार होता है मकड़ी मकर जाल बनाती है, खुद ही उसमें फंस जाती है। तो नीतीश कुमार ने जो जाला बुना था, उस जाले में वो खुद सियासी जाले में फंस के रह गए हैं। एक तो उनके सियासी फैसले एक के बाद एक गलत साबित होते गए, दूसरी तरफ जो नीतियां उन्होंने बनाई वो नीतियां उनकी गलत साबित होती रही। नियत भले अच्छी रही हो, पर जो इनका निर्णय रहा और उसका क्रियान्वयन जिस तरीके से हुआ, उसने नाश ही किया। तो उसकी वजह से लोगों की नाराजगी बढ़ी। इस सब से नीतीश कुमार दरअसल परेशान हो गए हैं। आप सोचिए, 2016 में जो नीतीश कुमार की लाभ नीति थी, वो 2017 में पाप नीति होती है, और वही अब उनके लिए पश्चाताप नीति हो गई है। बस तत्व वही है शराब, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। अब ये पश्चाताप नीति में नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर लागू करके रहेंगे, और वो गांधी जी को आदर्श बताते। कमाल की बात है, कितना साहस नीतीश कुमार के भीतर है। गांधी जी ने तो कभी जीवन में ये काम नहीं किया कि पहले जम के दारू पिलाया, उसके बाद कहा कि अब दारू छोड़ दो। तो तुलना भी अजीब अजीब कर रहे हैं, व्यवहार भी, और कहते हैं किसी भी कीमत पर लागू करेंगे। तो ये कोई बात होती है? किस कीमत पर लागू करेंगे? सवाल तो ये है नीतीश कुमार के सामने कि उसकी कीमत क्या होगी। आप कहने किसी कीमत पर, तो जनता की कीमत पर, लोकतंत्र की कीमत पर, संविधान की कीमत पर, किस कीमत पर करेंगे? दूसरी बात सुकन्या जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहा यह जा रहा था कि शराब बहुत बुरी चीज है, और नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी बिहार में की। तो क्या शराब पीना संविधान विरोधी है? अगर संविधान विरोधी है तो क्या नीतीश कुमार को ये पता नहीं कि इस देश में, दुनिया में एक ऐसा धर्म भी है जहां प्रसाद के तौर पर कच्ची शराब पिलाई जाती है? तो जाके सारे कच्ची शराब को जब्त कर ले नीतीश कुमार। और अगर इतनी ही अगर ये संविधान विरोधी चीजें थी, तो देश के संविधान में शराब को प्रतिबंधित पूर्ण रूप से कर दिया जाना चाहिए था। देश के कई राज्य हैं जहां शराब उनकी रीति रिवाज का हिस्सा रहा है, लेकिन उन राज्यों में बिहार की तरह दुर्दशा नहीं हुई है। शराब पीने वाले राज्य के लोग ज्यादा खुश हैं, ये स्थिति नहीं है। गोवा तो शराब के लिए ही लोग जाते हैं, तो गोवा में कहा जहरीली शराब से लोग बिहार की तरफ मर रहे हैं, जबकि छोटी आबादी है। कहाँ लूटपाट और क्राइम की इतनी घटनाएं जो नीतीश कुमार बता रहे हैं कि सब में गिरावट आ गया है।
पूरा का पूरा बिहार का महकमा, वैसे ही पुलिसकर्मी की कमी है और पूरे महकमे को केवल एक ही काम में लगा दिया गया है, या तो शराब तस्कर पकड़िए, शराब सप्लाई चेन को रोकिए, शराब की जब्ती करिए, नहीं तो वसूली करके पास कराइए। यही काम हो रहा है पूरे बिहार में। तो जब पूरी मिशनरी एक ही चीज में लग जाएगी, साहब को संतुष्ट करना है, उस चक्कर में फिर बिहार में आप देखिए जो सुशासन की छवि नीतीश कुमार की थी, क्यों थी? अपराध के ग्राफ को देखिए बिहार में किस तरीके से बढ़ा है। थानों के भीतर नॉर्मल मामलों में एफआईआर की दुर्दशा हो गई है। अदालतों के भीतर शराब के मामले में इतनी सारी अर्जियां लग गई कि देश की अदालतों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, स्पेशल कोर्ट बनाना पड़ा नीतीश कुमार को। बावजूद इसके वो अभी भी कहते हैं कि हम हर हाल में लागू करेंगे। अरे भैया, आपका मौजूदा स्वरूप खराब है, इस खराब स्वरूप में आप लागू करेंगे तो फेल ही होंगे। अभी तक आप फेल हुए हैं, और संशोधन के नाम पर केवल राशि कम कर देना और ये कह देना कि ठीक है पूरे की पूरी गांव, पूरा पंचायत, उसको हम जेल में नहीं ठूसेंगे, उससे समाधान हो जाता है क्या? नीतीश कुमार को खुद समझे, तभी तो कहते हैं गरीब लोग। एक आंकड़ा बता रहा हूं सुकन्या जी, बिहार के भीतर 4 लाख लोग जब जेल जाते हैं शराब के मामले में, तो महज 977 वीआईपी और सरकारी मुलाजिम जो है वो शराब पीने के आरोप में धरे जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि बड़ा तबका किसका है? मोस्ट वीआईपी और ऐसे लोगों, कितने लोगों को नीतीश कुमार ने पकड़ा है? इस शराब की वजह से कई गुना शराब महंगी हो गई है। गरीब लोग महंगी शराब अफोर्डेबल नहीं है तो वो वही कर रहे हैं। इसीलिए जीतन राम मांझी उनके साथी को कहते हैं पौवा की अनुमति दे दीजिए। अनिल शर्मा कहते हैं ठीक है उनका व्यवसाय अपनी जगह है, लेकिन क्या शराब, नीतीश कुमार की पूर्ण शराबबंदी की नीति की वजह से बिहार का टूरिज्म प्रभावित नहीं हुआ है? बिहार की इकोनॉमी प्रभावित नहीं हुई? क्या यही तरीका था या और भी तरीके थे? बिहार देश का इकलौता अनूठा राज्य है क्या? बाकी राज्यों में भी शराब कोई नियंत्रण को लेकर, उसको लेकर कानून बनाए गए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो क्यों नहीं सीखना चाहिए नीतीश कुमार को बाकी जगहों से? रही बात कि नीतीश कुमार को लोग इसलिए घेर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं क्योंकि मोदी को चुनौती देंगे, गजब बात हो गई। मोदी को चुनौती देने के लिए पहले नीतीश कुमार खड़े होंगे तब ना। अब कोई कहे कि WWF के पहलवान को हमारे यहाँ के कोई सिकिया पहलवान जो है वो पटक देंगे। नीतीश कुमार राजनीति में सिकिया पहलवान हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम धूल चटा देंगे। उनको खुद भी पता है ऐसी कोई बात नहीं है। लोग जितना माहौल बना ले, हकीकत यही है कि नीतीश कुमार ने गैर व्यवहारिक और मॉडल लागू किया, कहीं से नहीं था और जो विफल है। इस बात को नीतीश कुमार स्वीकार तो रहे हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक कैसे बनाया जाए उसकी तकनीक उनके पास नहीं, क्योंकि उन्होंने सुनने की आदत छोड़ दी है। वो अब एको अहम द्वितीय नास्ति ब्रह्मा हो गए हैं। जो हम कहेंगे वही ठीक है, जैसे हम करेंगे वही ठीक है, और बाकी लोग अपनी छवि बचा रहे हैं। लेकिन ये बहुत खराब है सुकन्या जी। बिहार की जनता सब देख रही है, जिन घरों में मौत हो रही है, जिन घरों में लोग मर रहे हैं, उन घरों की महिलाओं को भी नीतीश कुमार की आह लग रही है। और कुरहनी में वो दिखा है, क्यों नहीं महिलाओं का मत मिल गया, बड़ा ढिंढोरा पीट रहे थे नीतीश कुमार, तो लेके आते। 2020 के चुनाव से आप आगे की तरफ देखते जाइए, हर चुनाव में नीतीश कुमार की विफलताओं पर मुहर लगा रही है जनता। बावजूद इसके नीतीश कुमार सदन में खड़े होके घोर असंवेदना के साथ कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे। अरे भाई, रोक आपने लगाई थी तो मिल कैसे रहा है? आपके साथी कहते हैं कि शराब भगवान की तरह है, दिखता नहीं है पर होता हर जगह है। आपके महकमे के लोग कार्रवाई करते हैं, सप्लाई चेन जो होम डिलीवरी करने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। तो शराब बिहार में पहुंचता कैसे है सुकन्या जी? और अगर ये पैरेलल इकोनॉमी नहीं है और इस पैरेलल इकोनॉमिक से अगर पॉलिटिकल पार्टी संचालित नहीं हो रही है, तो फिर इसको अभी तक तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं हुई है? और अगर तोड़ने की कोशिश तो फिर टूटा क्यों नहीं? और नहीं टूटा तो नीतीश कुमार बदलते क्यों नहीं है? वो अड़े क्यों हैं? उनको बदलना चाहिए, लचीला होना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। जी राजीव जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं अमिताभ जी के बात से सहमत हूँ। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। अमिताभ जी ने जैसे कहा कि थानों में आम जनता तो परेशान है ही, पुलिस वाले भी परेशान है। मैं पुलिस वालों को व्याख्यान देता हूँ देश भर में, तो पुलिस वाले थोड़ा दिल से मेरे से बात किया करते हैं, सारी चीज बताते हैं। पहले ऐसा होता था कि थाना प्रभारी बनने के लिए होड़ मस्ती थी, जिलों में एसपी बनने के लिए होड़ मस्ती थी। लेकिन आज के डेट में आम जनता तो परेशान है ही, कोई आदमी चाहता नहीं कि थाना प्रभारी बन के जाए। पहले जिस चीज के लिए होड़ लगती थी, क्योंकि मालूम है वहां पे जाएंगे, यहाँ पे इतनी समस्या है। तो अमिताभ जी ने बिल्कुल कहा कि आम जनता तो परेशान है ही, पुलिस भी परेशान है, और कोई चाहता नहीं कि भैया, कुछ चाहता है कि भाई हम फील्ड में नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हेडक्वार्टर में रहेंगे। तो इसलिए कहा कि मैं वही कह रहा हूँ कि ये आपको पूरा सोचना चाहिए कि आपका आम जनता भी परेशान है, पुलिस प्रशासन भी परेशान है। भैया ऐसी नीति किस काम की है जिससे सब परेशान है? चाहे संशोधन करिए, उसको ठीक करिए।
ये मैं जोड़ना चाह रहा था अमिताभ जी के बात से कि थानों का भी बुरा हाल है। रमेश तिवारी जी की बात करते हैं, हमेशा आप उनका मौका ले लेते हैं। रमेश तिवारी जी, पूरे मामले पर अगर हम देखें तो आपको क्या लग रहा है, क्या यू टर्न जो है नीतीश कुमार लेंगे या नहीं? क्योंकि हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने जेडीयू विधायकों के सामने बोला था कि क्या करें, हटा दें क्या शराबबंदी? ये आज से कल के बीच की खबर है, क्या कहेंगे इस पर आप? लगता है यू टर्न लेंगे या ढीठ बने रहेंगे? देखिए, मुझे इस बार लगता है कि इस बार उन्होंने इतना यू टर्न ले लिया है कि इस बार यू टर्न तेजस्वी ले लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो बीजेपी ले लेगी। बैट्समैन देखिए, एक बैट्समैन लगातार अगर यू टर्न ले या स्ट्राइक करता रहे तो कोई एक दिन आएगा कि कोई उससे प्रेरणा लेके दूसरा साथी वाला बैट्समैन जो है, जो उसका साथी हो, वही उसको रन आउट कर दे या हिट विकेट हो जाए। वो मुझे लगता है कि तेजस्वी इस बार उनको रन आउट नहीं करेंगे या हिट विकेट नहीं करेंगे, तो वो फिर एक यू टर्न, मेरी जानकारी में, या बहुत लोग जानते होंगे, वो एक हफ्ते से फीलर भेज रहे हैं दूसरे कैंप में। एक हफ्ते से दूसरे कैंप में 2024 की तैयारी में वो फीलर भेज रहे हैं। लेकिन उनको ये दोनों कैंप को पता चल चुका है कि अब वो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। अब वो बोझ हैं और उनकी साख में लगातार गिरावट हो रही है। देखिए, राजनीति में लेकिन मैसेज कोई उनको बेदखल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि टाइमिंग को लेके, देखिए, नीतीश कुमार से लोगों को प्यार नहीं है, ना बीजेपी को ना आरजेडी को, उनके वोट बैंक से प्यार है। तो वो जो 7, 8, 6, 5% जो लगातार गिर रहा है वोट बैंक, पहले वो 10-12% हुआ करता था, अब वो जो लगातार उसका क्षरण हो रहा है या गिरावट हो रही है, उस वोट बैंक को अपने पाले में कैसे शामिल किया जाए। कुर्मी, कोयरी और जो कुछ जातियां हैं जिनको उन्होंने साधा था, वो बीजेपी के कैंप में आ जाए, इसलिए बीजेपी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगी। और दूसरा है कि आरजेडी भी, इसीलिए तेजस्वी जी भी रुके हुए हैं, आरजेडी भी रुकी हुई है। इस बार उनको वो अब समझ गए हैं कि वो स्ट्राइक जो है, इसीलिए इन्होंने 2025 वाला बयान भी दिया। अपना जो वैलिडिटी पीरियड है, जो अपना रिचार्ज का कूपन जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसका वैलिडिटी वो 2 साल बढ़ाया उन्होंने इस बयान से। लेकिन इस बार मुझे ये लगता है कि इस बार उनको मौका नहीं मिलेगा और जो भतीजा है वो कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल रमेश जी, सवाल मेरा ये था कि क्या शराबबंदी पर नीतीश कुमार जो है बैकफुट पर आएंगे या नहीं? बिल्कुल, देखिए, मेरा ये मानना है कि वो बैकफुट पे ऑलरेडी हैं। वो यू टर्न नहीं लेंगे। वो एक ऐसे राजनीति में कलाकार हैं जो हम लोग उनको अगर राजनीतिक कलाकार के तौर पे देखें तो जब तक कि वो पूर्णतः, देखिए, आप 2014 याद कीजिए, उसके पहले जब मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर हुए तो इन्होंने उनको खाने पे बुलाया था, लेकिन अचानक कैंसिल कर दिया। वो एनडीए की रैली में मोदी के साथ हाथ ऊपर मंच साझा नहीं करना चाहते थे। 2014 में चुनाव लड़े और 2 सीट पे आए तो सत्ता छोड़ दी और मांझी साहब को सत्ता सौंप दी। वो पूरा जब नष्ट हो जाएगा साम्राज्य, तब शायद उनको, उनकी राजनीतिक समझ ऐसी है, कई बार उन्होंने ऐसा प्रूव भी किया इतिहास में, कि जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, जो भी जमा पूंजी जो उनकी थी, उनका सारा बैंक बैलेंस, पीएफ खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक उनको समझ नहीं आएगी और तब शायद वो यू टर्न लेने लायक रहे भी नहीं, फैसला करने लायक रहे भी नहीं। ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चंदन जी भी हमारे साथ बने हुए। चंदन जी, वर्तमान स्थिति को देखकर आपको लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार शराबबंदी वापस लेंगे या इस दिशा में विचार कर रहे होंगे, क्या लगता है आपको? मैं चंदन जी आपको अनम्यूट कर दूं, फिर आप बोलिएगा, बोलिए। नहीं सुकन्या जी, ऐसा बिल्कुल नीतीश कुमार जी नहीं करेंगे। शराबबंदी का वो जो फैसला है उसको वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बार बार गठबंधन बदलने का जो एक लेवल उनके ऊपर लगा है वो उनके नीति में भी हो। लेकिन वो कल एक संदेश दिए स्पष्ट, वो बोले कि जो गरीब लोग होंगे उनको तंग नहीं करना है, ये हम कह देते हैं, हमने संदेश भिजवा दिया है। तो इसका सीधा संदेश है कि अब शराब पीकर जो लोग पकड़े जाएंगे उनको तंग नहीं करेगी पुलिस। हो सकता है थाने से छोड़ दिया जाए या थाना भी नहीं ले जाया जाए। इनका पूरा फोकस अब होगा कि किसी भी तरीके से बिहार में जहरीली शराब की भट्टियां ना लगे। प्रशासन पे तो ये यही दबाव डाल रहे होंगे। और अब इनको समझ में आ गया है कि जो लोग, गरीब लोग पकड़े जा रहे हैं, जो बिहार के तमाम जेलों में भरे हुए हैं, तो कोर्ट ने भी कहा था कि भाई बहुत ओवरलोड हो गया है, इसको थोड़ा देखिए, तो जमानत भी दिया जाए। कुछ ना कुछ ऐसा कोई एक प्रोसेस करेंगे जिससे शराबबंदी तो लागू रहेगी,
लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए होगी, क्योंकि इसका पूरा जो मलबा है वो जनता दल यूनाइटेड पे गिर चुका है और इनके विधायक स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री के पास हमको लगता है कि शिकायत भी किए होंगे कि सर इससे बहुत नुकसान क्षेत्र में हो रहा है, जनता हम लोग को बात सुना रही है, या उस तरीके से बात हम लोग चुनाव में जाते हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी पूर्ण शराबबंदी का जो फैसला है वो वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन राहत इतना दे देंगे कि शराबबंदी रहे अथवा ना रहे इससे कोई फर्क बिहार में पड़ेगा नहीं। हमको लगता है ये चीज समझ गए हैं, बहुत दबाव में है, बहुत दबाव में है, इतनी जाने गई हैं, इसका कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बहुत पीड़ा और मलाल नीतीश कुमार जी को भी होगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुकन्या आप म्यूट पे हैं। हाँ राजीव जी, जरा ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे और उनको क्या करना चाहिए, दोनों चीजें बता दीजिए कि क्या वो कर सकते हैं और क्या करना चाहिए शराबबंदी पर। बोलिए। देखिए, नीतीश कुमार शराबबंदी तो वापस नहीं लेंगे, कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो ईगो में है और वो अपनी बातों को, शराबबंदी तो किसी हालत में वापस नहीं लेंगे। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, तो मेरा ये कहना है कि पहले प्रश्न का जवाब वापस किसी भी हालत में नहीं लेंगे। वो ये करेंगे कि थोड़ा इसको सॉफ्ट करेंगे, थोड़ा इसको नीति को, वो पुलिस प्रशासन पे दबाव डालेंगे कि आप जो है गरीबों को गिरफ्तार मत करिए, जो जहरीले शराब जो भट्टियां बन रही हैं उसको आप उस पर देखिए जरा उसको। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार किसी भी हालत में शराबबंदी को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि वो ईगो में है, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना उन्होंने बर्बाद कर दिया है, इतने लोग वहां परेशान हो चुके हैं। मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, लेकिन आप सोचिए सिर्फ पिछले साल ही जो है 62,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। 10 महीने में आपने इतना गिरफ्तारी कर दी। तो मैं वही कह रहा हूँ, पिछले साल जो है अभी अभी 50 से ज्यादा लोग मर गए हैं। पिछले साल जो गोपालगंज में 11 लोग मर गए थे, पश्चिम चंपारण में 16 लोग मर गए थे। तो कर क्या, मतलब हो क्या रहा है? मतलब ये ऐसा तो नहीं कि अचानक से हुआ, अभी मौतें ज्यादा हो गई है, ये लगातार सिलसिला चल रहा है। तो आपको तो आज नहीं, ये तो कब से आपको ठीक करना चाहिए था। आप कब करेंगे? जैसा कि अमिताभ जी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे इसको वापस नहीं लेंगे। अरे भाई, क्या कीमत क्या है उसकी? किस कीमत पे वापस नहीं लेंगे? चाहे तो आप ठीक करिए, या तो आप छोड़िए, या तो फिर उसको ठीक, या तो आप वापस लीजिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है नीतीश कुमार को जो मैं समझ पा रहा हूँ, वापस नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सॉफ्ट करेंगे और पुलिस प्रशासन पे दबाव डालेंगे कि आप कहीं ना कहीं इसको थोड़ा देखिए, इसको प्रायोरिटी पे लीजिए। राजीव जी, मैं सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि हत्या के लिए भी तो कानून है, हत्या होता है तो पूर्ण शराबबंदी के लिए भी कानून है, तो कुछ लोग तो गड़बड़ करेगा ही, तो इसमें समझने की कानून गड़बड़ है चंदन जी। जी हाँ जी चंदन जी, मैं बताऊं, मैं भी बिहार में किसी गांव में दौरा में गया था, तो लोग कहता है कि भैया, मैंने कहा ना कि वो बिहार में शराब है, कहते हैं नीतीश कुमार बाहर है, सिर्फ शराब है। लोग कह रहे थे कि जो शराब 500 में मिलती है मार्केट में, वो 1500 में कहीं से अवेलेबल हो जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब आपदा को अवसर में कुछ लोग, प्रशासन के लोग और कुछ ऐसे बिचौलिए हैं जो बना लिए हैं। एक तो महंगी शराब बेच के मुनाफा कमा रहे हैं, दूसरा है कि थाने जो है ना, इसके मेन जड़ हैं। देखिए, प्रशासन अगर चाह जाए राजीव जी कि उसके थाने के अंदर में कोई गलत कार्य नहीं हो, तो संभव नहीं है बंद हो जाए जी, कहीं कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, अमिताभ भूषण जी, फाइनल कमेंट। एक कीमत की बात सब कोई कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जो है वो शराबबंदी वापस नहीं लेंगे। तो कीमत चुकाएगा कौन? गरीब आदमी जो मजबूर है जहरीली शराब पीने के लिए, क्योंकि सस्ती शराब अवेलेबल नहीं, होम डिलीवरी वो ले नहीं सकता। कीमत कौन चुका रहा है? गरीब आदमी तो बेचारा चुका रहा है। अभी जो 58 डेथ हुए हैं उसमें हम देख लें तो ज्यादातर पिछड़े वर्ग के, मुश्किल आपको कोई सवर्ण मिलेगा। क्या कहेंगे अमिताभ जी? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर लचीला रुख मुझे नहीं लगता है कि वैसे अपनाएंगे। या तो और सख्ती दिखाएंगे, या फिर ये होगा कि पूर्ण रूप से इसको वापस करेंगे। बीच का रास्ता मुझे नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना है कि वो कुछ ऐसा निकालेंगे रास्ता बीच का। दूसरी बात ये है कि ये बात सही है कि कीमत कौन चुकाएगा। कीमत तो हर रोज बिहार चुका रहा है, बिहार की जनता चुका रही है, बिहार की अर्थव्यवस्था चुका रही है। एक निर्णय का जिसका निष्पादन कभी भी ठीक तरीके से नहीं हुआ, जिसकी बुनावट शुरू से खराब रही, उसकी बुनावट और क्रियान्वयन का कीमत जो है वो हमेशा बिहार ने चुकाया है। अब ये चुकाने का वक्त बिहार का कब समाप्त होता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे गांव में पलटू चाय है, तो पलटू चाय के अंत में जो दशा हुई ना,
अब मुझे डर लगता है कि सीएम साहब की वही दशा ना हो जाए। पलटू चा के 2 भतीजे, चचा को हमेशा चचा भतीजों को कहते थे कि इस बार जाड़ा में जो है हम निकल जाएंगे सिमरिया घाट गंगा सेवन करने, और उनको संदूक से और दलान से बहुत प्रेम था, दोनों जगह छोड़ते नहीं थे। भतीजा सब सुनते सुनते अकच्छ हो गया है, कहा पलटू चा अब ऐसे नहीं जाएंगे। तो उनको ना एक बार सब लोगों ने कहा कि चचा चलिए, उनको लादा गाड़ी में रात में ले जाकर के वहां रख दिया कि अब चचा गंगा सेवन करिए, रहिएगा तो अगले साल सेवन यही हम लोग करने आएंगे आपके साथ। तो वही दशा होगी सीएम साहब को लेकर। मुझे ये डर है कि कहीं वही पलटू चा वाली दशा नहीं, कि भतीजे जबरदस्ती उठा के टेम्पू में बैठाए और ले जाके सिमरिया घाट छोड़ दे, गंगा सेवन करिए, क्योंकि कितना जाड़ा इंतजार करेगा कोई। और उन जारों में आप संदूक की चाबी नहीं दे रहे हैं, ना आप दखल करके बैठे हुए हैं, जगह खाली कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि नियंत्रण आपके हाथ में और व्यवस्था चरमरा रही है, क्योंकि अब आप नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं है। परिवार के मुखिया होने की भी एक स्थिति होती है सुकन्या जी, हर आदमी का एक रिटायरमेंट एज होता है। अब धीरे धीरे अवस्था सिकिया पहलवान की हो गई है और कह रहे हैं कि खली को पटक देंगे। ऐसे थोड़े होता है। इस देश के ग्रेट खली भी कृषि कानून लेके आए थे और उनके पूरी कैबिनेट उनकी बता रही थी देश भर में कि कृषि कानून के इतने सारे लाभ है। चचा लोग बैठ गए धरना पर, अंत में लंबे संघर्ष के बाद वो कृषि कानून वापस हो गया, ये कहते हुए कि इसमें बहुत सारी खूबी थी लेकिन हम बता नहीं पाए। तो जब ग्रेट खली अपने फैसले को वापस कर सकता है तो सिकिया पहलवान क्यों नहीं करेंगे, उनको करना पड़ेगा। चलिए, बड़े फनी वे में आपने फाइनल कमेंट दिया। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए बिहार तक के साथ।